नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज राहुल गांधी लीगल कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे और उस लीगल कॉन्क्लेव में उन्होंने अपने 5 अगस्त का एजेंडा थोड़ा सा और खुलकर बताया कि आखिर चुनाव आयोग में जिस तरीके का फ्रॉड और चुनाव आयोग जिस तरीके से चोरी कर रहा है चुनाव की, उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि उनको ये शक था 2024 का चुनाव चुराया गया, और उन्होंने कहा कि अब उनके पास ऐसे सबूत है, जो पिछले 3 दिन से लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास अब ऐसे सबूत हैं, जिससे कि ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कई कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव चुराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में 70 से 80 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पर चुनाव को चुराया गया, यानी कि अगर चुनाव चोरी नहीं होता तो फिर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इस बात को उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से दोहराया। साथ में जो अभी ये खबर आ रही है, क्योंकि बिहार में जो गहन संशोधन मतदाता सूची का चल रहा है और अब अलग अलग और त्रुटियां सामने आ रही है, और अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तो ये जो चोरी का खेल है, ये किस किस स्टेज पे एक्चुअली पहुंच रहा है, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये बिल्कुल एक डंके की चोट पर तो चोरी हो ही रही है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, तो राहुल गांधी जो एक्सपोजे करेंगे, उस एक्सपोजे को करने का भी क्या फायदा होगा? क्योंकि इस समय जरूरत है कि बिहार के चुनाव की चोरी को रोकना, उसको बचाना। उसको कैसे बचाया जाएगा? इस समय यह भी फायदा नहीं है कि हम महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की हम बात करें, हम बाकी एक्सपोजेस की बात करें। ठीक है, वो अपने आप में आप एक्सपोज करेंगे, लेकिन बिहार को कैसे बचाएंगे, बिहार की चुनाव चोरी को कैसे बचाएंगे, वो एक बड़ा चैलेंज सबके सामने है। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद पाचा जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सबसे पहले तो ये कि तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, ये किस बात का संकेत है? ये महज एक वो ड्रामा कर रहे हैं, या वाकई में एक ये वास्तविकता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं या विपक्ष के समर्थन वाले जो लोग हैं, उन सबके नाम अब कट जाएंगे? जी देखिए, ये तो मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास से कि तेजस्वी यादव साहब का तो वोट ऐड हो ही जाएगा, और बिना किसी शक और शुबे के हो जाएगा, क्योंकि वो बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके सबसे ज्यादा एमएलए जीत के आए हुए हैं अभी भी विधानसभा में, उसके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं और उस पार्टी के विधानसभा में लीडर हैं, तो उनका तो आ जाएगा। मगर क्या उतनी एक्सरसाइज बिहार का हर एक नागरिक कर पाएगा, जो बड़ी संख्या में ऐसा है जिसे अपना रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है? बच्चों को अगर पेट भूखा नहीं सुलाना है तो उसे कई घंटे दिन भर मेहनत करनी है। क्या वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर पाएगा तेजस्वी यादव साहब की तरह? ये बुनियादी बात है। चुनाव आयोग मेरे ख्याल से अब तो राहुल गांधी जी भी एकदम जो भी उनकी इम्पेडिमेंट्स थे उसको दूर करके सीधी सीधी बात करने पे सीधे आमादा हो गए, और वो तो अभी 15 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में सच्चाई है, जो हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग, मैं हो गया, देवासायम साहब हो गए, प्यारेलाल गर्ग साहब हो गए, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब जैसे लोग जो हैं, ऐसे लोग वो क्या बोल रहे हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 40 से 50 सीटें भी नहीं आती अगर ईमानदारी से चुनाव होते। ये तो पब्लिक ने इतनी ज्यादा संख्या में वोट दिया कि 15 से 20% की जो मशीनों की चोरी होती है वो उनको हराया, बीजेपी के जो कार्डर वोट्स हैं उनको हराया, जो ये चुनाव में धांधलियां करते हैं, जो महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में बिल्कुल ही साफ हो गई, वोटर स्पाइक जो होता है और वोटर लिस्ट में जो धांधली होती है, उन सबको इकट्ठा हराया जनता ने। तब उस हालात में जाके 240 सीटें आ पाई, वरना 40 से 50 सीटें से ज्यादा आनी नहीं थी बीजेपी की। यह सच्चाई है। इसको कोई आज मान ले तब ठीक है,
कल मान ले तब ठीक है, नहीं मानेगा तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 40 से 50 सीट नहीं आती 2024 के चुनाव। अगर जेन्युइन इलेक्शन होते, अगर जेन्युइन इलेक्शन, ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर रिगिंग हुई है। अब वो उस चीज की बात कर रहे हैं और एक नए राहुल गांधी जी को देखिए बहुत ही संभल के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग हमसे भी ज्यादा पड़े हुए हैं। उनको तो बहुत संभल के बात करनी है ना, लेकिन हम लोग तो बोल रहे हैं ना खुल के। वो तो इतने 6 महीने तक, उन्होंने कितने महीने तक तैयारी की, जब जाके उन्होंने कर्नाटका में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि बहुत ही लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद ये सारे सबूत जुटाए होंगे उन्होंने। वो तो मांग रहे थे ना, सुरजेवाला साहब ने हाईकोर्ट में पिटीशन भी डाली, अभी तक भी उन्हें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिल गई क्या? तो ऐसे चुनाव आयोग से, जो कि पूरी तरीके से बेईमानी करने पे उतारू है, और उसको राहुल जी अब जो पहली बार बोल रहे हैं ना रिटायर होने के बाद भी जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं उसमें सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहता हूं कि 100 200 साल की सजा होनी है। कोई एक एक ऑफेंस नहीं किया है, हर ऑफेंस की अगर क्यूमुलेटिव सजा देखी जाएगी, कॉन्सिक्यूटिव सजा देखी जाएगी, तो सैकड़ों साल जेल में रहना पड़ेगा। ये ज्ञानेश कुमार जी को भी, और उनसे पहले राजीव कुमार जी को भी, और जितने भी ये भ्रष्ट अधिकारी जो काम कर रहे हैं जमीन से लेकर आसमान तक। अगर आप इनकी ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल पे देख लें, तो आज भी तरह तरह की बातें करते प्राप्त होते हैं। ये पहली चीज, ये देखिए, ये ट्विटर हैंडल पे बोलते हैं कि हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है, बिहार के किसी भी मतदाता ने ऐसा दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा नहीं कराया। ये जो वो एक कुत्ते का जो वो आया था ना, उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। अब 2 दिन पहले ये कह रहे हैं शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार है। A pure electoral roll is foundation of a strong democracy. ये एक्सरसाइज किस लिए शुरू हुई है? प्योर। अब प्योर क्यों नहीं है? उसका एक ही रीजन है, जिसका कोई भी सबूत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, कि कितने विदेशी नागरिकों को इन्होंने पकड़ा है इस एसआईआर की एक्सरसाइज में। यह है बुनियादी बात। एक भी नहीं अभी तक, कम से कम पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया ना। तो अगर वो विदेशी नागरिक नहीं रह रहे बिहार में, तब चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है? भारतीय नागरिकों की वोट देने का हक छीन रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई भारतीय नागरिक है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, और चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि वो विदेशी था, तो इसका मतलब ये भारतीय नागरिकों का जो वोट देने का अधिकार है वही छीनने की एक्सरसाइज है ना। यही बात हम कह रहे हैं। लेकिन ये सब सबूत देने से कोई लाभ नहीं होगा। राहुल जी ने भी बहुत अब कड़ी बातें बोलनी है, लेकिन इन सब से कुछ होना जाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होना है। कितने साफ साफ बोले हम, कुछ नहीं होना। होना एक ही चीज से है, जो शायद 5 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि जन आंदोलन। 9 तारीख से जो राहुल जी एक्सपोज कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि वो एक एक्सपोजे करने जा रहे हैं। 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम भी देंगे। फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट भी है, उसके बाद जन आंदोलन शुरू होगा। आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या चीज ऐसी उजागर हो जाएगी? आप लोग को तो आइडिया होगा। वो हमेशा वो उस चीज की बात कर रहे हैं कि देखिए, डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में हमें इलेक्टोरल रोल्स नहीं मिले थे। उन सब चीजों की भी बीच बीच में बात की गई है। हालांकि पूरा अभी कॉन्टूर क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज को लेकर और कुछ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में भी कुछ धांधलेबाजी की बात वो करेंगे। लेकिन इससे, इस एक्सपोजे का बिहार चुनाव पर क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सच्ची सच्ची बात पूछे तो एक्सपोजे से कुछ नहीं होने वाला। एक्सपोजे तो उन लोगों का होता है जो शर्म रखते हैं। शर्म आएगी किसी को? अगर राहुल जी ये उम्मीद रख रहे हैं आज भी कि ज्ञानेश कुमार जी को शर्म आ जाएगी, या उनको याद आ जाएगी वो संविधान की उनकी शपथ, तो मेरे ख्याल से ये राहुल जी गलत एस्टिमेट कर रहे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ना। देश की जनता को भी, देश की जनता तो राहुल जी से भी ज्यादा जानती है कि ये बेईमान है, ईमानदारी से काम ही नहीं कर रहे। 2015 से कोई भी इलेक्शन ईमानदारी से नहीं हुआ। ये देश की जनता, राहुल जी और दूसरे लोग इतना दिखा चुके हैं, उन्हें अच्छी तरीके से सब जानते हैं। और शर्म, दूसरा जो गोल पोस्ट है वो है कि मोदी जी को शायद कुछ, मतलब जो उनकी नैतिकता है वो जाग जाएगी, अमित शाह जी की जाग जाएगी,
या जो संविधान के पदों पर बैठे हैं ये इनकी कुछ नैतिकता जाग जाएगी और वो संविधान के प्रति वफादारी दिखाने लगेंगे। इस उम्मीद में तो नहीं है राहुल जी कहीं मोदी जी से और अमित शाह जी से और मोहन भागवत जी से और बाकी लोगों से। जो अभी देश के सामने क्या ट्रम्प साहब ने क्या हशर किया है मोदी जी का, देश का, मोदी जी की वजह से, वो देखा नहीं सबने, दुनिया भर ने। तो ना मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ने वाला है एक्सपोजर से। जनता को पता ही है ये बेईमान है, जनता तो वोट ही नहीं दे रही, इसीलिए तो वोट चुराने की, इलेक्शन में धांधेबाजी करने की जरूरत पड़ रही है, और क्या वजह है। तो लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग सब में ये है कि अब जो तेवर तेजस्वी यादव साहब, और जो मुझे आज लगता है कि तेजस्वी यादव साहब ने भी अपना समय बर्बाद ही किया, ये दिखा के जनता तो पहले ही जान रही है, जनता तो बहुत कुछ देख चुकी है अपनी आंखों से, और जनता को स्वयं नहीं पता कि हमसे फॉर्म कैसे भरवाए गए या नहीं भरवाए गए। सारी जनता को पता है ना ये बात कि फॉर्म भरवाए नहीं गए। जो ये नाटक हो रहा है ना कि हमें प्योरिटी ऑफ वोटर लिस्ट, वो तो एक ही चीज की है ना, दिखाएं कितने फॉरेनर्स पकड़े इन्होंने, ये है बुनियादी बात। तो अब जब फॉरेनर्स नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है। आपने कहा प्राचा कि फॉरेनर्स की संख्या कितनी है ये अभी तक बताई नहीं गई है, और जो डाउटफुल वोटर्स हैं हमेशा डी उनका नाम लगाकर और डी उनको डाउटफुल में हुआ था है। हाँ, असम में हुआ था, आई एम श्योर यहाँ भी इसी तरह से यही एक्सरसाइज हो रही है। एग्जैक्टली हाँ। नहीं तो कितने डाउटफुल वोटर हैं इसके बारे में बताया कि कितने हैं? अभी तक तो ये बताया कि कितने मर गए हैं, कितने शिफ्ट हो गए हैं, कितनों का पता नहीं है, या जो दोनों जगह रजिस्टर्ड है, लेकिन कितने डाउटफुल वोटर्स हैं उसकी संख्या चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं बताई। डाउटफुल तो बता तो रहे हैं, वो तेजस्वी यादव साहब हैं। डाउटफुल तो तेजस्वी यादव साहब को बता ही दिया। फॉरेनर की बात कर रहा हूं मैं, बुनियादी इनका जो बेसिक प्रीमाइस था क्या था, अब याद कीजिए उस टाइम क्या बोल रहे थे कि विदेशी नागरिक आके वोटर बन गए, यही झारखंड में, यही असम में, यही सब जगह। या तो बताए तेजस्वी यादव साहब विदेशी नागरिक हैं, तब तो मेरी बात समझ में आ जाती है। राहुल जी का बताएं, सबका बताएं। इस देश में जो 142 करोड़ जनता है उसमें से कितने परसेंट का, कितने 5% से ज्यादा हो गया ना बिहार की जनता के, बताएं ये 5% से ज्यादा जो है ये विदेशी नागरिक हैं, तो मैं इनकी बात मान लूंगा। भाई रीजन कोई ये नहीं है कि मरे हुए या जिंदा या वो, ये तो मैं आपको अभी लॉजिक बता देता हूं, मगर ये बातें लॉजिक से कुछ नहीं होगा। देखिए अगर कोई मरा हुआ वोटर है, वोटर लिस्ट में नाम है, हालांकि ये पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग कोई भी बात सच नहीं बोल रहा है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई भी एक भी बात सच नहीं बोल रहा है चुनाव आयोग। मैं आपको बता देता हूं, ये जो एक्सरसाइज हुई है एसआईआर की, और जिसमें ये बता रहे हैं कितने लोग मरे हुए थे, मरा हुआ वोट व्यक्ति कोई डाल लेगा क्या? डाल ही नहीं सकता, भले ही उसका नाम गलती से वोटर लिस्ट में रह जाए। कैसे होगा? वहां पे क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। पहली बात, ये जो कह रहे हैं ना कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, तो लोग तो जब वोटिंग करने लोग जाते हैं तब भी तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे होते हैं। मरा हुआ व्यक्ति कैसे वोट डालेगा? आई कार्ड नहीं होता, एपिक कार्ड होता है ना। कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता जब तक कि कोई अपना पुख्ता आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाता। तो कोई मरा हुआ व्यक्ति आएगा तो अपनी फोटो कैसे दिखाएगा? वैसी बताओ आप मुझे। इनके ईमानदार इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स तो बैठे हैं ना जो चेक करते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद वोट देने की शक्ति आती है, उसके बाद जाके वोट दे पाता है कोई। तो जो व्यक्ति अगर मर गया है तो वो वोट दे ही नहीं सकता। उसी प्रकार से आरएसएस के पन्ना प्रमुख बैठे हैं ना एक एक पन्ने के ऊपर। कोई भी व्यक्ति जो वोट देने जाएगा, आरएसएस का तो और किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो या ना हो, बीजेपी और आरएसएस का तो व्यक्ति बैठा होता है ना, उन्होंने एक एक घर की छानबीन कर रखी होती है कि ये व्यक्ति वहां गया हुआ है और ये व्यक्ति वहां गया हुआ है, इसने अपना वोट वहां शिफ्ट करा लिया है, ये लिस्ट आरएसएस वाले बता देंगे। तो ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि एसआईआर से हम ये काम कर रहे हैं? ये तो वोट दे ही नहीं सकते ना लोग। तो ये क्या एक्सरसाइज हो रही है? एक्सरसाइज सिर्फ एक पॉइंट के लिए हो रही है, विदेशी। वही जस्टिफिकेशन है। अब विदेशी कितने इतने उन्हें पकड़ लिए ये हमें बता दें, तेजस्वी यादव साहब के अलावा, या लालू जी भी हो गए फिर।
अब लालू जी का इन्होंने मांगना है कि 1987 से पहले के लालू जी के और राबड़ी जी के डॉक्यूमेंट्स माने। ये है, आपको ये थोड़ा हास्यास्पद बात लग रही है, लेकिन यही एक्सरसाइज हो रही है। इतनी बड़ी मतलब झूठ सफेद, इसलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा आंदोलन, और ये हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे मोदी जी से लेके, और ये ज्ञानेश कुमार जी, मैं गारंटी दे रहा हूं आंदोलन अगर शुरू हो गया तो, और ये विड्रॉ होगी एसआईआर एक्सरसाइज। आंदोलन की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की बात राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। भाई ठीक है, वो कह रहे हैं 9 तारीख से वो इंडिया ब्लॉक का एक शुरू होगा, जैसे अभी एक दिन का भारत बंद कर लिया था, उसके बाद सब चुप बैठ गए, उसके बाद अब फिर से जन आंदोलन शुरू हो रहा है, बीच में राहुल गांधी अपनी एक्सपोजे करेंगे। मुझे इंडिया ब्लॉक का भी जो पूरा जो एक प्राथमिकता है वो समझ में नहीं आ रही है। बिहार चुनाव प्राथमिकता है भी या नहीं, मुझे तो अब ये भी संशय हो रहा है। नहीं, जैसे राहुल जी बोल रहे हैं, तो ये कर्नाटक का भी जो एक्सपोजे है वो अब मेरे ख्याल से तो वो स्टेज बहुत पीछे रह चुकी है। जनता पूरी तरीके से राहुल जी के साथ है इस मामले में, मतलब 100% टुगेदर हैं। तेजस्वी यादव साहब हो, जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, उस लीडर व्यक्ति और हम जैसे लोगों के साथ इतने सारे लोग हैं, हम तो इतने बड़े लीडर वीडर भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पहले दिन से बोल रहे हैं चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी, सॉरी चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी चोर हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं। जो व्यक्ति ये बोल रहा है जनता उस पर भरोसा कर रही है। अगर कोई व्यक्ति ये बोल देता है ना गलती से भी कि ज्ञानेश कुमार जी या राजीव कुमार जी ईमानदार थे, बात करना बंद कर देती है जनता। सड़क पे मुंह देखना पसंद नहीं करते ऐसे व्यक्ति के जो गलती से ये बोल दे कि ये लोग ईमानदार हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ये वास्तु स्थिति है। लेकिन फिर भी राहुल जी एक बार फिर कन्विंस करना चाह रहे हैं, एक एक सबूत देके कि किस प्रकार से एक लोकसभा सीट में एक एक वोटर का सबूत देके हम ये बता रहे हैं किस प्रकार से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों की धांधली की है इन्होंने। और कर्नाटक जैसे स्टेट में ये समझ लीजिए आप, ये दिखाना चाह रहे हैं लेकिन मेरी कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जनता पहले से तैयार है। और हां, अगर आंदोलन नहीं हुआ नीतू जी, तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बीजेपी की सरकार है, मैं लिख के दे रहा हूं। सिर्फ आंदोलन ही रोक सकता है। और अगर आंदोलन हो गया, पहली चीज तो ये एसआईआर पूरा बीजेपी को फुल मेजोरिटी आने वाली है, इनके एलाइज को भी कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला होगा, लेकिन 122 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। हालात के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये तो बड़ा ऐलान कुमार जी के लिए और चिराग पासवान जी के लिए मेरा संदेश है ये। महमूद, ये तो आपने बड़ा ऐलान कर दिया जो हेडलाइन के लायक है कि चोरी से बीजेपी को 122 मेजोरिटी आ रही है असेंबली में, 122 सीटें बीजेपी जीतने वाली है चुरा कर। यस, और वैसे भी पूछ लीजिए, अगर ईमानदारी से चुनाव हो गए वो भी पूछ लीजिए आप, तब 22 भी नहीं आएंगी। ये है आंकड़ा। अरे तो मुझे बताइए, ईमानदारी का ई भी नजर नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग तो लग गया है, पूरा तंत्र जब लग गया है तो ईमानदारी से चुनाव होगा कहां? कौन उसको रोक रहा है? आंदोलन रोकने के लिए कौन है? ये तो बताइए। आंदोलन देश की जनता, पीसफुल प्रोटेस्ट, बाकी सब टाइम वेस्ट, कुछ नहीं होगा, कुछ करते रहो, नहीं, कुछ नहीं होगा। हर इंटरव्यू में आप ये बात कहते हैं कि आंदोलन करने की जरूरत है, जनता को सड़क पर आने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज को सड़क पर आने की जरूरत है, लेकिन वो जागरूकता न पॉलिटिकल पार्टीज में दिख रही है और जनता तो त्रस्त है ही है। भाई डॉक्यूमेंट्स दे रही है, सब कुछ कर रही है, मैं कहाँ देख रही हूँ जनता को सड़क पे आते हुए? कहीं तो मैंने नहीं देखा। एक भारत बंद देखा था, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि एक दिन जनता वहां पर सड़क पर उतरी हो, या फिर बिहार बंद। देखिए जनता जो है ना, मैंने आपको बताया, ये हालात तो आरएसएस और बीजेपी ने पिछले 11 साल में क्रिएट किए हैं ना, कि सुबह से लेकर रात तक का खाना खाने के लिए लोगों के पास, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ रही है। उनके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो उनके कार्यकर्ताओं का। सिर्फ हर जगह एक होर्डिंग लगा के, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, जहां ऑफिस है वहां सिर्फ एक बोर्ड ही तो लगाना है, जनता खुद आ जाएगी। देखिए महिलाएं आएंगी सबसे पहले, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में महिलाएं आई थी ना, यहां बिहार में महिलाएं टेक ओवर कर लेंगी। फिर तो हम और आप तो सिर्फ जाएंगे वहां पे भाषण देने, मतलब राहुल जी और हम जैसे लोग।
वो बुलाएंगे, हम जाएंगे, बाकी जनता अपने आप समझ लेगी। जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, मोदी जी ऐसे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, माफ कर दो इस बार। यही ज्ञानेश कुमार जी ऐसे हाथ जोड़ के बैठे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और फिर 22 सीटों से ज्यादा बीजेपी की नहीं आ रही बिहार के चुनाव में। आज आपने बड़ा आंकड़ा दिया है, जो ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ तो बीजेपी की 22 सीटें भी नहीं आएंगी, और अगर चोरी हुआ चुनाव, अगर लूटा गया, तो बीजेपी को 122 सीटें आएंगी। ये फिगर मैं आज लिख के रख रही हूं महमूद। एक और इसमें और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, इस बात की सबसे बड़ी गारंटी कि चुनाव ईमानदारी से हुआ है एक ही है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 सीटें नहीं आनी चाहिए बिहार में। जितनी 22 से ज्यादा आएंगी उतनी ही परसेंटेज में, उतने ही प्रपोर्शन में बेईमानी हुई है। सीधी सीधी बात है, ये ग्राउंड रियलिटी है। इसीलिए एसआईआर की जरूरत पड़ी, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी सबसे अच्छी जो नब्ज भांपने में है ना, क्योंकि वो पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। अमित शाह साहब तो पूरा एकदम मतलब एक एक व्यक्ति के पास जाके सर्वे कराते हैं, तो ये उन्हें पता लग गया 22 से ज्यादा नहीं आ रही है। तो ये है, अगर 22 आती है तो चुनाव ईमानदारी से हुआ, ये इसका भी पैमाना। 23 आती है तो वो 23वीं सीट बेईमानी की है। नहीं, लेकिन आपका क्या प्लान है? जिस दिन राहुल गांधी अपना कर्नाटका वाला एक्सपोजे कर रहे हैं, आप लोग कुछ उस दिन के लिए प्लान कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जो भी क्लेम करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो रिपल इफेक्ट होगा, क्योंकि तब तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि हर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में इसी तरह से चुनाव चुराया गया होगा। तो और अगर जैसा वो कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, उनके पास 100% प्रूफ है इस बात का कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने ये चुनाव चुराया है, तो उसका रिपल इफेक्ट आप लोग क्या करेंगे और क्या हो सकता है फिर पूरे चुनाव? राहुल जी का टारगेट इस वक्त कर्नाटक का इलेक्शन तो नहीं हो सकता, ये तो हम सब समझ रहे हैं। और शायद अगर उनकी बातें ध्यान से सुनी जाएं, तेजस्वी यादव साहब की खास तौर पे बातें ध्यान से सुनी जाएं, तो वो ये कह रहे हैं कि बिहार में ये गड़बड़ी रोकेंगे हम। अभी कर्नाटक में तो कोई चुनाव नहीं है ना, तो लेकिन रिसर्च जो की है उन्होंने वो कर्नाटक में एक सीट पे की है। खैर उनको, क्योंकि वो मैं समझ भी सकता हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो ही वांट्स टू बी डबली ट्रिपली और मे बी 100 टाइम्स शो, एंड ही वांट्स टू शो दिस टू द पीपल ऑल्सो। मतलब देश की जनता को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार वो दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई भी खाना नहीं बचा कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम कर रहा हो। हमने सब कुछ दिखा दिया, यही उनकी मंशा हो सकती है। मेरी नजर में ये मतलब ओवरकिल है, लेकिन क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है तो शायद वो 100वीं बार भी ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 1% भी चांस नहीं छोड़ा है कि चुनाव ईमानदारी से हुए हैं या होंगे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, पर जिस दिन वो ये करेंगे उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे। हम उस दिन उनकी सारी अटेंशन जो है पूरे देश की उनकी तरफ चाहेंगे, उनकी तरफ हो, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने तो तैयारी कर रखी है, मैं नीलू जी पहले भी बता रहा हूं, मैं हाई कोर्ट में एक केस डालूंगा, और वो मैं हारने के लिए नहीं डालूंगा, जीतने के लिए डालूंगा। और साथ के साथ ही हम वहां अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे जो भी हम कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी शुरू कर देंगे। ये इतना भर मैं और हमारे जो मुट्ठी भर लोग हैं वो जरूर करेंगे काम। अगर जनता सीए एनआरसी की तरह अगर जुड़ गई तो फिर वैसे ही 22 आंकड़ा तो 22 का ही है। नहीं, लेकिन 5 तारीख का हेडलाइन मैनेजमेंट तो बीजेपी ने पहले ही कर लिया है। अनिल अंबानी को तलब किया है, उस दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में उनको बुलाया गया है और समन किया गया है। उनको बोला गया कि उनको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना है, तो गोदी मीडिया के लिए तो उन्होंने हेडलाइन दे ही दी है। तो राहुल गांधी को कौन दिखाने वाला है उस दिन? ये क्रिमिनल मीडिया को देखता कौन है, पहले आप मुझे ये बता दो। क्रिमिनल मीडिया को देखता कौन है? आपको देखते हैं लोग, भले ये कितना भी, और मेरे पास तो उस सब के भी बहुत ज्यादा रिसर्च में है कि ये आपके शोज को भी कितना डाउनग्रेड करने के लिए कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, शायद आरएसएस और बीजेपी का आपको पता भी नहीं होगा। आपकी व्यूअरशिप घटाने के लिए कितनी एक्सरसाइज हो रही है वो भी आपको पता नहीं होगा, मगर फिर भी देखे जा रही हैं आप भी और सारे। अच्छा, ये आपको भी बैन कर लेंगे, बंद कर देंगे, तो वो जो लाखों लोग हैं उनका क्या करेंगे? जो लाखों लोग हैं जिनकी व्यूअरशिप जो है हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में है डेली, क्या कर लेंगे उनका? ये वो स्टेज जा चुकी है, वो सब क्रॉस है। अब तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है देश कि ये सब लोग जेल कब जाएंगे, बाकी कुछ बचा नहीं है। अब जेल जाएंगे और बाहर कभी नहीं आएंगे, इसकी तरफ तैयारी है। अब
कि थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन होगा यही। अनिल अंबानी जी तो मोदी जी और अमित शाह जी के सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, उनको ये जेल भेजेंगे? अगर नाम लेना शुरू करेंगे तो कांग्रेस के और बीजेपी के कितने लोग जेल में जाएंगे उसकी गिनती नहीं है कोई। अंबानी जी, ये अनिल अंबानी जी, छोटे वाले, और बड़े वाले जब, तो फिर बहुत ही कम बचेंगे, फिर ईमानदारी लोग बचेंगे। और अडानी जी भी तो हैं अभी। नहीं, तो जैसे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था, और इसी चैनल पे मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव तो 100% लूट लिया गया है। उन्होंने कहा कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 25,000 वोटों का घालमेल किया गया है। तो फिर जो आपका कैलकुलेशन है, जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर चुनाव पूरी तरह से लूट लिया गया है, 100% अगर चुनाव लूटा गया है, तो फिर तो 100% सीट्स बीजेपी की आनी चाहिए। नहीं, कुछ तो देते ही है ना, वो इतने बेवकूफ नहीं है। दिखाना भी तो है कि चुनाव हुए थे। क्या कहते हैं वो, अगर हमें लूटनी होती तो सारी सीटें लूट लेते, इतनी भी क्यों देते? तो वो ये इसी बात के लिए। और जब अनिल अंबानी जी को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कितनी प्रॉब्लम में है मोदी जी और अमित शाह जी। इतना बड़ा जनरल अपना युद्ध में उतारना पड़ रहा है कि उसकी मतलब एक्सपोजर करके राहुल जी को थोड़ा डाउन प्ले कराना है, अनिल अंबानी को एक्सपोज करना पड़ रहा है। अब आप समझ लीजिए कितनी डेस्परेशन की स्टेज आ चुकी है। मतलब उनकी गर्दन पे थोड़ी सी छुरी चलानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि राहुल जी को थोड़ा डाउन प्ले करना है। ये अच्छी खबरें भी हैं कुछ जो आ रही हैं। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि राहुल को लाइमलाइट से हटाने के लिए अंबानी का सहारा मोदी जी और चुनाव आयोग ले रहे हैं। अपने एक बड़े जनरल का, बड़े जनरल है वो, उनके छोटे मोटे नहीं है। और इस बात की मेरे पास पुख्ता जानकारी है। नहीं, तो आप क्या इसको सबूत के साथ, नहीं, ये आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि सबूत है आपके पास इस बात का कि राहुल गांधी को लाइमलाइट से हटाने के लिए अंबानी इसका नहीं कि अनिल अंबानी जी मोदी जी और अमित शाह जी के बड़े जनरल हैं, बड़े, बहुत क्लोज हैं। राफेल आपको पता नहीं है? उसमें रा हटा दे तो फेल ही फेल है ये अनिल अंबानी जी हर चीज में। मगर अभी 50,000 करोड़ के 5,000 करोड़ नहीं करवाए। मतलब हम लोग ये सोच लें कि बगैर मोदी जी और अमित शाह जी के इंटरवेंशन के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के 50,000 करोड़ का जो लोन होगा वो 5,000 करोड़ में सेटल हो जाएगा। और हम लोग सब 6 इंच की छाती वाले हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, नहीं होता ना ये। लेकिन अब उसको भी एक्सपोज करना पड़ रहा है अपने इतने क्लोज मित्र को। ये है, आपने 2 बड़ी बातें आज कही है। एक मेरे पास सबूत इस बात का है कि उनका ऑफिस कहां से था, कि जहां पे से ये सब मैनेजमेंट होती थी, और कौन कौन स्लीपर सेल्स कांग्रेस के भी उनके ऑफिस में जाते थे, वो नई दिल्ली में ही है। और कौन कौन जर्नलिस्ट भी जाते थे, मेरे पास सब सबूत है। तो लेकिन अनिल अंबानी जी, अमित शाह जी और मोदी जी के कितने करीब थे, और ये हमारे जेटली साहब के भी। और कांग्रेस में अभी जो एक डेलीगेशन में गए थे, उनको तो मंत्री उन्होंने बनवाया था, अभी डेलीगेशन में गए थे। आजकल वो एमपी नहीं है, नॉन एमपी है। मतलब ये कि अब राहुल गांधी को लाइमलाइट से हटाने के लिए अनिल अंबानी का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी अपने दोस्तों का भी करना पड़ रहा है, निकटतम दोस्तों को भी कुर्बान करना पड़ रहा है ये। ओके, चलिए। और आपने दूसरा जो एक बड़ा आंकड़ा दिया कि अगर चुराया गया चुनाव तो 122 सीटें बीजेपी की आएंगी, तो देखेंगे अब आने वाले दिनों में। कम से कम आप कह रहे हैं। चलिए, अब इस आंकड़े पर नजर रखनी पड़ेगी, और 5 तारीख को राहुल गांधी जो एक्सपोजे करते हैं, उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट क्या होता है सोशल मीडिया पर, अदरवाइज मीडिया इसको क्या, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको, इस खबर को कैसे लेगा, क्या रिएक्शंस आते हैं, देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मुझसे बात।